हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स का डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी और चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सिमिलर कंटेंट नीट जेडबली यूनिट नंबर 7 में है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स और ये हमारा पहला सेशन है सेशन नंबर 1 जहां पर हम सीखेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्पेसिफिक स्ट्रेस में टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन में टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन। और कैसे करेंगे हम बहुत सारे एग्जांपल जो सॉल्व करते हैं ना नीट जेडब्ल्यू और जेडब्ल्यू एडवांस वाले वही इक्वेशन हम पकड़कर वहां से ही हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इससे पहले भी हमने थोड़ी प्रॉपर्टीज हमने सीखी है, थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। ऊपर आप देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है। ऊपर अगर देखते हैं कौन सा, आपका राइट हैंड साइड ऊपर का टॉप का कॉर्नर देखो क्या है। यहाँ पर देखो फोर्स कुछ लिखा हुआ है, दोनों साइड रेड कलर का फोर्स है और बीच में कुछ क्यूबिक ब्लॉक रखा हुआ है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप इस ब्लॉक के जगह पर आप स्प्रिंग एज्यूम कर लीजिए और अगर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, ये जो ब्लॉक देखो बड़ा हो रहा है ना, बड़ा मतलब क्या उसकी लेंथ इंक्रीज हुई है। इतना ज़्यादा भी नहीं होता है, आपको थोड़ा एग्ज़ैजरेट किया है, ज़्यादा दिखा है, लेकिन क्या है कि हम किसी भी चीज़ को हम खींचते हैं, रबर ही एग्ज़ाम्पल ले लो, फॉर एग्ज़ाम्पल रबर जो आप इरेज़र यूज़ करते हो या तो दूसरा कोई इलास्टिक ले लो, अगर उसको खींच दिया तो कैसा होता है? लंबा होता है ना? वही वही एक प्रॉपर्टी है, उसमें हम ज़्यादा सीखने वाले हैं। अब सिमिलर ऑब्जेक्ट अगर ले लें और उसको दोनों साइड से अगर हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो क्या होगा? उसकी लेंथ कम होगी। सही है, वही तो हम स्टडी करने वाले हैं। तो क्या है कि सॉलिड बॉडीज आर नॉट परफेक्टली रिजिड इन रियलिटी। अब यार काफी बार हम बोल चुके हैं आपको कि क्या है कि सॉलिड बॉडी या तो रिजिड बॉडी के जो बॉडी अब सॉफ्ट बॉडी नहीं होती है, वो उसके मूवमेंट नहीं होती है, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, प्रेस नहीं कर सकते, एक्सपांड नहीं कर सकते, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में सारी बॉडी थोड़ा-थोड़ा तो उसको आप कंप्रेस या तो एक्सपांड कर सकते हो और इसीलिए ये वाली स्टडी ज़रूरी है। तो क्या है, बॉडीज़ कैन बी स्ट्रेच, बॉडी को आप क्या है कि खींच सकते हो। ऐसा करके बॉडी को खींच सकते हो, लंबा कर सकते हो। आप स्प्रिंग का एग्ज़ाम्पल ले लो तो भी चलेगा। बॉडी को आप दबा भी सकते हो। आप रबर का बॉल जो होता है या तो स्माइली बॉल है, स्माइली बॉल को ऐसे करके पुश भी कर सकते हो, मतलब दबा भी सकते हो। और उसको बेंड भी कर सकते हो। आप कोई भी एक ले लो, आप रिफ़िल ले लो, अपनी रिफ़िल जो पेन में यूज़ होती है वो ले लो। इसको ऐसे ही बेंड कर सकते हो। इसको मैं बेंड नहीं करूँगा, ऐसा भी मत आप रखना कि मैं इसको तोड़ दूँगा। अरे! इतना भी पागल नहीं हूँ। थोड़ा तो हूँ लेकिन उतना नहीं हूँ। तो मतलब कि क्या हुआ कि कोई भी बॉडी होगी, मोस्ट ऑफ टाइम हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको कंप्रेस कर सकते हैं और उसको बेंड भी कर सकते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टी तो थोड़ी हमें पता चली। हाँ, ये सब तो चीज़ें हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इफ वी स्ट्रेच अ हेलिकल स्प्रिंग, उसके बाद लेते हैं एक स्प्रिंग ले लेते हैं। इफ वी स्ट्रेच अ हेलिकल स्प्रिंग बाय पुलिंग इट्स एंड, दोनों साइड अगर हमको यहाँ पर ऐसी कोई स्प्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये स्प्रिंग को क्या है कि मैं यहाँ से दोनों की साइड, ऊपर नीचे की साइड पुल कर सकता हूँ, मतलब बाहर खींचूंगा, यहाँ पर कैसे बाहर खींच सकते हैं। इसको ऐसे नीचे पुल कर सकते हैं। आपके पेन जो पड़ी है ना, उसके अंदर टक टक करने के अंदर स्प्रिंग जो होती है, स्प्रिंग निकालो बाहर और स्प्रिंग को ऐसे थोड़ा खींचो तो क्या होता है, उसकी लेंथ बढ़ती है। फिर स्प्रिंग जो आपने खींची हुई स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को छोड़ दो, क्या होगा, स्प्रिंग वापस से अपनी जो साइज थी, शेप था, उतनी छोटी हो जाएंगे। मतलब कि देखो,
यहाँ पर हमने इस स्प्रिंग को खींचा है, तो क्या होगा? ये तो स्प्रिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी। इतनी लंबी हो गई, स्प्रिंग के ऊपर फ़ोर्स लगाया इतनी इतनी लंबी हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ से फ़ोर्स निकाल लूँ तो क्या होगा? ये फ़ोर्स निकाल लूँ तो वो जो पुराना जो शेप था वही शेप और साइज़ ले लेंगी। सही है ना? बिल्कुल, तो वही प्रॉपर्टी जो है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। अब ये नया वर्ड जो है वो बार-बार आने वाला है इसलिए याद रख लो। क्या है इलास्टिसिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी मतलब कि बॉडी की प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट टेंड्स टू रीगेन मतलब कि वापस जाएगी अपनी ओरिजिनल साइज एंड शेप में व्हेन द एप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इसकी डेफिनेशन को हम 2-3 बार रिपीट कर लेंगे ताकि आपके मगज में घुस जाए। एंड द डिफॉर्मेशन कोज्ड इज नॉन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। देखो यहाँ पर हमने जो ऑब्जेक्ट लिया था, ठीक है, दोबारा रन करते हैं। इनिशियली इतना साइज था, अब देखो बॉडी थोड़ी फोर्स के कारण थोड़ी लंबी हुई। तो जो लंबाई जो लंबा हुई है ना इसकी बॉडी की लंबी हुई, लंबी, लंबी, लंबी चेंज हुआ कुछ इतना ज़्यादा चेंज हो गया। तो जो लंबा हुआ उसको बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब कि इलास्टिक चेंज हुआ उसका। आप इलास्टिक ले लो हाथ में, इसको खींचो, जितनी वो लंबाई बढ़ी उसको बोलेंगे इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो मेरे ख्याल से इलास्टिसिटी आपको थोड़ा पसंद तो आया होगा। दूसरा जो टर्म यहाँ पर है हमारे पास वो है प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी की आपके बारे में बताया हमने क्या किया? हमने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल पकड़ा, एक स्प्रिंग यहाँ पर पकड़ी, अच्छी स्प्रिंग बनाते हैं यार आपके लिए। यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग बनाई, स्प्रिंग, स्प्रिंग, ठीक है? वो स्प्रिंग को यहाँ पर खींचा हमने, थोड़ा लंबा खींचा, ओ हो! खींचा यहाँ पर फ़ोर्स लगाया, अच्छी ड्राइंग सर बनाओ। फिर अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो क्या हुआ? वो जो ओरिजिनल शेप में चला गया, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट टेंड्स टू रीगेन मतलब कि वापिस चला जाता है अपने ओरिजिनल शेप और साइज में, उसको बोलेंगे प्लास्टिसिटी। पर अगर मैं स्प्रिंग को थोड़ा ज़्यादा खींच लूँ और आपने खींचा भी तो होगा ना, आपके जो पेन है उसके अंदर स्प्रिंग जो है, उसको ज़्यादा खींच के ऐसी लंबी बना दो, तो क्या वो ये वाली जो पहली शेप थी उस शेप में जाएँगी क्या? नहीं जाएँगी, अरे नहीं होगा, वो तो स्प्रिंग खराब हो गई है, अब कोई काम की नहीं है, फेंक दो। तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिटेन इट्स चेंज मतलब कि जो फाइनल जो उसका जो लंबी आपने स्प्रिंग कर दी है, वो वाला शेप उसका रहेगा, वापस नहीं जाएगा। आप यहाँ पे वीडियो देखो तो वापस नहीं गया। तो ये लेंथ नई वाली अगर मैं यहाँ पर फ़ोर्स निकाल दूँ और अगर नई वाली लेंथ जो रहती है उसके पास, तो उसको बोलेंगे प्लास्टिसिटी। सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रिटेन इट्स चेंज्ड शेप मतलब जो बदल गया था शेप और साइज़, वो अपने आप रखेंगी। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी दोनों के अपने-अपने फ़ायदे होते हैं। इलास्टिसिटी तो आपने एक बता दिया कि स्प्रिंग, आपकी जो पेन होती है, बॉल पेन उसके अंदर स्प्रिंग आती है तो आपको पता है उसका एक एप्लीकेशन तो पता है। वैसे ही आप काफ़ी सारे इलास्टिसिटी के एप्लीकेशन ढूँढ लीजिए और मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए। अब प्लास्टिसिटी में क्या है? तो अगर आप आपके पास वो कॉइन रुपया है, रुपया ₹10 का कॉइन होगा, ₹5 का कॉइन होगा, ठीक है? तो उसको अगर क्या है कि थपक करके उसके ऊपर प्रेस मारा और उसका शेप हो मिल गया उसके पास, तो मतलब किसी भी डाई में चीज़ें बनती है तो वहाँ पर प्लास्टिसिटी लगती है। जो भी फाइनल शेप चाहिए आपको उसको कंप्रेस कर दीजिए डाई के अंदर तो आपको उसका शेप मिल जाता है, वही प्लास्टिसिटी है। और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल लेंगे, अभी डरने का नहीं है, क्योंकि अभी आपको एग्ज़ाम्पल का बहुत प्रॉब्लम नहीं करना का है, कौन-कौन से कहाँ पर यूज़ होता है। मैकेनिकल या तो कोई भी मशीन का कंपोनेंट होता है, मेटल का कंपोनेंट होता है, वहाँ सब जगह पर इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी का यूज़ होता है।
तो अब हमारी स्प्रिंग काफ़ी टाइम के बाद निकल कर आई है, मैं कभी टाइम से वेट कर रहा था। अपने आप को मुझे स्प्रिंग बनानी पड़ी कितनी बार तो, तभी तो स्प्रिंग निकला है, दगा देता है ये पावर पॉइंट भी। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखो तो आपने एक फ्रेश सी बॉल पेन में से ये स्प्रिंग निकाली है, तो उसकी अभी जो है लेंथ दिख रही है वो ओरिजिनल लेंथ है, ये लेंथ है ओरिजिनल लेंथ। तो सबसे पहले तो हमने बाहर वाला जो निकाला, तो उसको बोलेंगे आउटसाइड फ़ोर्स हमने जो निकाला ना पुल फ़ोर्स निकाला था यहाँ पर पुल। तो यहाँ पर स्प्रिंग को अगर मैं पुल लगाऊँगा, तो क्या होगा? स्प्रिंग लंबी होगी। अगर मैं ये फ़ोर्स निकाल लूँगा, तो क्या होगा? ये फ़ोर्स अगर मैं निकाल लेता हूँ, तो क्या होगा? स्प्रिंग अपनी जो ओरिजिनल पिछली साइज़ थी उधर चली जाएँगी, ठीक है? तो देखो यहाँ पर पुल फ़ोर्स लगाया तो उसमें जनरेट हुआ तो उसको मैं टेंसाइल बोलूँगा। पुल फ़ोर्स लगाया उसको टेंसाइल बोलूँगा। अभी आएगा आप, अभी टेंशन मत लो टेंसाइल क्या है, फिर से हम पढ़ेंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखो, ड्राइंग नंबर 2 देखो तो क्या है कि स्प्रिंग छोटी हो गई है मतलब कि इसको ऊपर से यहाँ से दबाया है। दबाया जो है उसको बोलेंगे हम कंप्रेशन। देखो दोनों केसेस में एक तो टेंसाइल मतलब कि खींचना, टेंसाइल मतलब कि बाहर की साइड खींचना और जो कंप्रेशन है वो दबाना। कंप्रेशन का तो आपको वर्ड भी पता होगा तो कंप्रेशन मतलब दबाना, टेंसाइल मतलब खींचना। तो देखो यहाँ पर दोनों में अगर आप ओरिजिनल लेंथ एल थी तो यहाँ पर डेल्टा एल लेंथ कम हुई है और ऊपर वाले में डेल्टा एल लेंथ बड़ी है। पर अगर मैं यहाँ पर स्प्रिंग को रिलीज कर देता हूँ, फोर्स निकाल लेता हूँ, मैंने पुश किया था अब मुझे नहीं करना है तो क्या होगा? ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएँगी, तो वही प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन मैंने बहुत स्प्रिंग को बहुत ज़्यादा ही खींच लिया है और अब वो श यहाँ पर मैंने वे यहाँ पर मास मैंने जो फ़ोर्स लगाया था ना, खींचा था वो खींचा। अगर मैं अभी नहीं खींच रहा हूँ, फिर भी उसका शेप वैसा ही ऐसा ही रहता है, शेप में कुछ चेंज नहीं होता है। ओरिजिनल ए वाला था, बट नया शेप जो है ऐसा बन गया, तो फिर उसको बोलेंगे प्लास्टिसिटी, वही प्रॉपर्टी को बोलेंगे प्लास्टिसिटी। तो क्या यूज़ होता है इसका? अरे यार चम्मच बनेगी आपकी, आपके रसोई में जो सारा सामान है वहाँ पर बनेगा। अरे रसोई क्या-क्या आपके घर में जो भी चीज़ें मेटल की है या नॉन मेटल की है, सारी चीज़ों पर या तो प्लास्टिसिटी या तो इलास्टिसिटी दोनों में से एक प्रॉपर्टी का यूज़ होकर बनाया गया है। अरे यार आप बाइक भी बना सकते हो, क्या बात करते हो? अगर आप इस प्रॉपर्टी को जान लो, थोड़ी और भी तो जाननी पड़ेंगी, इतने से नहीं होगा। तो आप तो अपनी खुद की बाइक बना सकोगे, जो कि 0 टू 100 किलोमीटर पर आवर 1 सेकंड में ही पा लेगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ यार, थोड़ा सीख लो तो बना सकोगे अपनी। यार आप पूरी फैक्ट्री भी तो बना सकते हो, आप खुद की टेस्ला बना लो यार, वहाँ भी तो बना सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर सीख देखो, मटेरियल की प्रॉपर्टी सब जगह लगती है। सीखने की ज़रूरत होती है तो बहुत ही काम लगेगी और आप सब कुछ बना सकते हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सी इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग डिज़ाइन हो तो एनी डिज़ाइन। इवन मेडिकल की डिज़ाइन में भी तो लगेगा। देखो यहाँ बीच में एक हड्डी पड़ी है ना, हड्डी। अब क्या है कि हड्डी आपको टूट गई तो क्या होगा, हड्डी तो जोड़ दोगे, लेकिन काफ़ी केस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको नई हड्डी डालनी पड़ती है। यार यहाँ पर जो गोले का ऑपरेशन अभी बहुत पॉपुलर है। तो क्या होता है यार, आर्टिफिशियल गोला बनाना होता है। कैसे बनेगा यार? मटेरियल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए तभी तो बनेगा। तो मतलब इंजीनियर नहीं, मेडिकल वालों को भी इक्वली टॉपिक काम का है। ऐसा आप मत बोलना कि हमें काम का नहीं है, वही सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आप बोलोगे कि मेरा टॉपिक काम का नहीं होगा सर फ्यूचर में, तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। क्योंकि फिर हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता है, इसलिए कहानी भी तो बनाते हैं हम। तो फॉर एग्जाम्पल व्हाइल डिजाइनिंग अ बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग आपको बनानी है तो आपको मटेरियल की प्रॉपर्टी जाननी होती है। कैसी स्टील कैसा है, कंक्रीट की प्रॉपर्टी क्या है, या तो जो भी चीज़ें वो सबकी प्रॉपर्टीज जाननी पड़ेगी, तभी आपका बिल्डिंग मजबूत बनेगा। द सेम इज ट्रू फॉर द डिजाइन ऑफ ब्रिज। अगर ब्रिज बनाना है
अब ब्रिज के ऊपर निकले होंगे, डुंग, डुंग, डुंग आवाज़ आती है उसके ऊपर, पता है ना? अगर ब्रिज सबसे म जो भी उसकी मजबूती चाहिए, अगर वो मजबूती नहीं है, तो फिर ब्रिज टूट जाते हैं। हमने काफ़ी ब्रिज टूटे हुए देखे हैं। ऑटोमोबाइल, अगर आपको ऑटोमोबाइल डिज़ाइन करनी आती है, लेकिन मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं पता है, तो आपका ऑटोमोबाइल टूट सकता है। बीच में से आपका व्हील आगे चला जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। वैसे आप मेडिकल इक्विपमेंट्स बना सकते हो, रॉकेट भी बना सकते हो, एयरप्लेन बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। और आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन्स होंगे, कैसे? कैन वी डिज़ाइन एन एरोप्लेन? क्या हम एरोप्लेन डिज़ाइन कर सकते हैं जिसका वेट लाइट हो? लाइट वेट के अपने बेनिफिट होते हैं यार, वो उसके अंदर पेट्रोल कम लगता है, उसका फ्यूल थोड़ा कम लगता है और सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग और मजबूत भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार लाइट वेट में गया और फिर एक्सीडेंट हो गया, वो तो नहीं होगा। क्या कर सकते हैं? अगर अब प्रॉपर्टी आपको पता है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। कैन वी डिज़ाइन एन आर्टिफिशियल लिम्ब व्हिच इज़ लाइटर बट स्ट्रॉन्गर? यार आप हड्डी-बड्डी क्या डिज़ाइन कर सकते हैं जो आप आपको इक्वली यूज़ हो सके। पर्सन में जो है हड्डी बदल दी आपने, लेकिन यार कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाई डज़ रेलवे, आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा, काफ़ी बार देखा होगा आपने, कभी आपने सोचा है ये जो शेप दिख रहा है ना, वो आई सेक्शन क्यों है? आई सेक्शन क्यों है? कभी सोचा है? अरे उसका आंसर बेटे हम यहाँ पर बैठे हैं, आई सेक्शन है यहाँ पर। एंड व्हाई? ग्लास इज़ ब्रेक, ब्रोकन विंडो कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। अगर आपके घर की एक बारी टूटी हुई है, तो पॉसिबल है कि लोग आकर दूसरी विंडो भी आपकी तोड़ दे। ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब ठीक, अब ग्लास को अगर आप पत्थर मारो, तो क्या होता है, ग्लास ऐसे टूट जाता है। और डायलॉग भी तो हमने सुना है, जानी जिसके घर शीशे के बने हो, वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। तो ग्लास क्यों टूट जाता है, वो भी तो हम आंसर पा सकते हैं। तो आपके मन में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे और हम वही क्वेश्चन के आंसर ढूँढेंगे। कैसे? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो आगे बढ़ते हैं, इलास्टिसिटी बार-बार आएँगी, इसलिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट तो आज समझा कर ही छोड़ूँगा। तो इलास्टिसिटी वापस से पकड़ते हैं, क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रीगेन 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 को थोड़ा मैं कलरफुल कर देता हूँ, रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज इलास्टिसिटी। मतलब कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे खींचा, फिर छोड़ दिया, तो अपना जो ओरिजिनल शेप था वहां पर चला जाना चाहिए, वही इलास्टिसिटी है। A body which completely regain its original shape and size after removal of the deforming force is said to be perfectly elastic। मतलब कि आपकी जो स्प्रिंग थी, ठीक है, आपने खींची और फिर अपने साइज पर वापस चली गई। अगर वो 100% जो पहले वाली थी, वैसे ही अगर रहती है उसके बाद, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो 100% मतलब कि परफेक्टली इलास्टिक है। अब यार क्या करें, वो परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट कुछ होता ही नहीं है, परफेक्ट कुछ नहीं होता है, आप नियर जा सकते हो उसका। देखिए आप स्प्रिंग को क्या है, बार-बार आप यूज़ करोगे, आप आपका मशीन ही देख लो ना, आपका मशीन ही देख लो, कोई भी मशीन देख लो, तो उसमें पार्ट्स क्या होते हैं, वो थोड़ा पार्ट्स होता है, थोड़ा टाइम होता है, घिस जाता है, फिर वो चेंज करना पड़ता है। वही होता है स्प्रिंग में भी, स्प्रिंग थोड़ा टाइम के बाद खराब हो जाती है, मे बी 5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, लेकिन उसके बाद वो वर्क नहीं करती है। तो मतलब परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कोई नहीं होती है। तो वो भी याद रखना, आप नीट जेडब्ल्यू में ऐसे क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं और फिर गलत आंसर हम पकड़ लेते हैं। दूसरा क्या है, प्लास्टिसिटी में वही है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटेन। यहाँ पर क्या है, रीगेन मतलब कि वापस जाना है, यहाँ पर रिटेन मतलब फाइनल वाला जो है वो शेप रखना है। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, मतलब कि यहाँ फाइनल वाला शेप रहेगा और यहाँ पर पीछे जो ऊपर है वहाँ पर ओरिजिनल वाला शेप रहेगा। फाइनल ओरिजिनल, ठीक है?
आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाकी सारी चीज़ें वही है, कुछ भी चेंज नहीं है, उतना ही चेंज है। यहाँ पर रीगेन है, यहाँ पर रीटेन है, सिंप्लीफाइड वर्ज़न ऑफ डेफिनिशन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि नो मटेरियल राइट कैन बी परफेक्टली इलास्टिक और प्लास्टिक, सब सीखो 100% नहीं होता है। यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे मोड़ दिया, लेकिन जितना साइज़ उसको मोड़ा था, उससे थोड़ा कम होता है, फाइनल शेप में थोड़ा चेंज रहता है। अब यहाँ पर थोड़ा एक एग्ज़ाम्पल पकड़ते हैं मेरे दोस्त, क्या दिख रहा है यहाँ पर? यार वो स्प्रिंग है, जो व्हाइट कलर का ये दिख रहा है ना, वो स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग देखो ऊपर से ओह! गिरी यार, आपने ऐसा भी देखा होगा स्प्रिंग का। आप एक बार एनिमेशन देख लीजिए, फिर थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। क्या है? एक ऊपर के बाजू जा रहा है, एक नीचे एरो जा रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स लिखकर कुछ आया है और डेफिनिशन देखो लिख कर आने की यहाँ है, एबिलिटी टू रीगेन ओरिजिनल शेप व्हेन एप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। ओहो हो! फिर से लेते हैं। देखो यहाँ पर स्प्रिंग उछल कर नीचे आई, ऐसी प्रॉपर्टी तो हमने बिल्कुल देखी है। देखो, स्प्रिंग यहाँ पर है, अब देखो यहाँ पर स्प्रिंग है जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है, मतलब कि अभी कंप्रेस भी नहीं है और एक्सपांड भी नहीं हुई है, ओरिजिनल है। अगर उसको मैं ऊपर से नीचे तरफ फोर्स डाला, फोर्स किया तो क्या हुआ? स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, स्प्रिंग कंप्रेस हुई, ठीक है? जो स्प्रिंग कंप्रेस हुई है, जहाँ पर जो स्प्रिंग कंप्रेस हुई है, इस लोड को क्या बोलेंगे हम? कंप्रेशन। या तो कंप्रेसिव लोड, या तो कंप्रेसिव लोड, या तो कंप्रेसिव फोर्स भी बोल सकते हैं हम। न्यूटन ने बापा ने बताया कि फोर्स बताना है, तो फोर्स भी बोल सकते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से इतना तो समझ में आ गया होगा। अब ऊपर के बाजू मैंने मतलब खींचा, पुल किया, ऊपर के बाजू में पुल किया तो क्या हुआ? स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ थी, उससे अभी लेंथ बढ़ गई। तो यहाँ पर जो पुल किया, उसको बोलेंगे टेंसाइल, टेंसाइल, टेंसाइल फोर्स। लोड भी बोल सकते हो, लोड भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? उसका लेंथ इंक्रीज़ हुआ। अब एक बार एनिमेशन जो नीचे है ना, यहाँ पर देखो व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ना, वो स्प्रिंग है और पिंक है वो बैकग्राउंड है, वो आपको समझ में आ गया है। एक बार एनिमेशन पहले देख लेते हैं। देखो क्या हुआ? स्प्रिंग ऊपर से नीचे पड़ी, फिर ऊपर से कुछ फोर्स नीचे लगा, फिर ऊपर खींचा, ऐसा कुछ हुआ। हम समझते हैं क्या है, वो क्या हुआ? फिर 2 ऊपर का एक एरो है, एक नीचे का एरो है, डिफॉर्मिंग फोर्स लिख कर आया है, ठीक है। फिर यहाँ से फोर्स हटा लिया तो स्प्रिंग खुद की जगह पर आ गई। तो लिखा कुछ आया, एबिलिटी टू रीगेन ओरिजिनल शेप व्हेन एप्लाइड फोर्सेस रिमूव। तो यार इलास्टिसिटी की डेफिनेशन आ गई। क्या बात कर रहे हो? चलिए तो फिर देखते हैं, फिर से इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर हमारी स्प्रिंग आ गई है, वापस यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर देखो स्प्रिंग, स्प्रिंग की लेंथ है, यहाँ से कलर थोड़ा चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ बॉटम से यहाँ तक की स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है? फिर क्या हुआ? ऊपर से एक फ़ोर्स आया, ऊपर से यहाँ पर फ़ोर्स हमने मतलब कि ऊपर स्प्रिंग को कंप्रेस किया। तो यहाँ पर जो फ़ोर्स लगा, ऊपर से जो फ़ोर्स लगा उसको बोलेंगे कंप्रेशन, या तो कंप्रेसिव लोड, या तो न्यूटन जी ने बोला है कि फ़ोर्स बोलो तो उसको बोलेंगे कंप्रेसिव फ़ोर्स। ठीक है, इतना तो मेरे ख़्याल से पता चल गया आपको। देखो ओरिजिनल लेंथ यहाँ पर एल थी, अब यहाँ पर देखें तो कुछ चेंज हुआ है, कम हुई है, डेल्टा एल हुआ कम। अब पॉजिटिव नेगेटिव वो बाद में देखेंगे, पहले एक को कम कब कुछ तो कम हुआ है। एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? देखो दूसरा नीचे से ऊपर खींचा, स्प्रिंग को खींचा, ओरिजिनल लेंथ देखो एल थी, अभी कितनी हो गई? अभी देखो इतनी एक्स्ट्रा बढ़ी, डेल्टा एल। तो ये हो गया यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे हम? टेंसाइल बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेंसाइल फोर्स, या तो टेंसाइल लोड भी बोल दो, आपको लोड बोलना है तो न्यूटन जी की ना सुनो।
तो यहाँ पर देखो ऊपर वाला एरो है वो टेंसाइल दिखाया, नीचे वाला जो एरो था वो कंप्रेशन दिखाया, दोनों का एरो। मतलब जो भी उसका शेप चेंज हुआ लेंथ का, वो फ़ोर्स को बोलेंगे हम डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स और जो शेप चेंज हुआ उसको बोलेंगे डिफ़ॉर्मेशन यार वो जो बदलाव हुआ ना बदलाव, मैकेनिकल प्रॉपर्टी का बदलाव कर रहा हूँ मैं, आपका माइंड में बदलाव की नहीं बात कर रहा हूँ। बदलाव जो हुआ उसको बोलेंगे डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स। कौन-कौन से हो सकते हैं? या तो टेंसाइल होगा या तो कंप्रेशन होगा, 2 होगा। यहाँ पर हम पहुँचे थे, वापस चले जाते हैं, डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स बोलेंगे उसको। अब यहाँ से देखो, फ़ोर्स जो था ऊपर जो फ़ोर्स था, फ़ोर्स निकाल लिया, तो क्या हुआ? ओरिजिनल लेंथ पर वापस आ गया। डिफ़ॉर्मिंग फ़ोर्स तो निकाल लिया, तो अपने आप ओरिजिनल जगह पर वापस आ गया। तो वही प्रॉपर्टी जो बता रही है कि मट अगर फ़ोर्स निकाल लिया और अपना जो पुराना शेप था और साइज़ था अगर वहाँ चली जाती है, तो मतलब उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। तो क्या है? एबिलिटी टू रीगेन ओरिजिनल शेप व्हेन एप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। अच्छी बात है, तो मजा आया। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ नो मटेरियल बॉडी कैन बी परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। वो पॉसिबल है, थोड़ा थोड़ा 99% मतलब 1%, 0.1%, 0.001% तो उसका वो थोड़ा चेंज तो रहेगा ही। तो कभी कभी जे डबल नीट में क्वेश्चन ऐसे थोड़े ट्रिक करके आते हैं, वहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रेस क्या है? अरे यार स्ट्रेस मतलब यार टेंशन क्या यार? इतना एग्ज़ाम का पढ़ने का टेंशन है, ऊपर से आपने यार टॉपिक डाल दिया है यार, इतना ये क्या कर रहे हो सर आप? अरे बेटा मैंने टॉपिक नहीं डाला है, वो तो एनसीईआरटी और सीबीएसई में वही था ही, सीबीसीएस में था ही टॉपिक। तो स्ट्रेस क्या है? द रिएक्शन फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी व्हिच इज़ कॉल्ड इंटो प्ले ड्यू टू द एक्शन ऑफ एप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस। यहाँ पर चलो नई डेफिनेशन में पढ़ा पता चला तो कुछ बात नहीं, यहाँ पर मैं बताकर बनाता आपको बनाता हूँ यहाँ पर, मतलब मैं सिखाता हूँ यार, बनाने के बाद मेरा काम नहीं है। यहाँ पर चलो एक रबर ले लेते हैं, रबर 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 मतलब इरेजर वाला रबर ले लेते हैं। आपके पास इरेजर तो होगा ही बाबू, तो क्या करना है, इरेजर को यहाँ से थोड़ा करके यहाँ से आपको अगर पॉसिबल हो तो पकड़ के खींचो, पकड़ के खींचो। क्या करो, बॉडी को इरेजर को पकड़ के खींचो। तो क्या होगा? ये जो रबड़ है, रबड़ रबड़ थोड़ा लंबा होगा, लंबा होगा। रबड़ थोड़ा लंबा होगा। अब न्यूटन बाबा बोल गए थे कि यहाँ पर अगर आप फोर्स एफ लगाते हो, ठीक है, तो मतलब उसका रिएक्शन जो आएगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा। वैसे न्यूटन बाबा ने तो उसके तीसरे नियम पर बताया था। मतलब कि जो फोर्स आप बाहर की बात तरफ खींच रहे हो उसका कुछ ऑपोजिट साइड भी फोर्स लगेगा। मतलब कि बॉडी जो है यहाँ पर जो रबर है जो बाहर का फोर्स है उसका ऑपोजिट करेगा। और वही जो ऑपोजिट हो रहा है उसी को बोलते हैं स्ट्रेस। जो ऑपोजिट है उसी को बोलते हैं स्ट्रेस, मतलब कि फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस का इक्वेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो उसी को बोलेंगे स्ट्रेस। अब स्ट्रेस देखो कैसे प्रोड्यूस होती है, अगर केमिकल में या तो कुछ हायर लेवल पर चले जाए, तो यहाँ पर बनाता हूँ मैं 2 मॉलिक्यूल्स, एक यहाँ पर बनाया मैंने, एक एटम यहाँ पर बनाया। वैसे काफ़ी 5 होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एटम्स होती है, लेकिन 2 सैंपल वाले एटम लिए। अब देखो जब प्रेस नहीं किया था तो बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन पर थी, मतलब कि एटम जो है उसकी पोजीशन यार उसको वहीं पर रहना है, वो सेट हो गया है वहाँ पर, उससे वहाँ पर हिलना नहीं है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर प्रेस लगाया तो एटम यहाँ पर वाला इधर आ गया, ये वाला एटम इधर दूर चला गया। तो एटम क्या करेगा यार, अपनी पोजीशन तो वापस पाके लूँगा, तो वो क्या करेगा, वो अंदर की तरफ फ़ोर्स करेगा। उसकी जो पुरानी पोजीशन है वहाँ पर मूव करने के लिए फ़ोर्स करेगा। और वही जो फ़ोर्स है, टोटल फ़ोर्स जो आ गया एटम का वही है सिग्मा, मतलब कि स्ट्रेस। देखो यहाँ पर कैसे फ़ोर्स है, यहाँ पर है पुल फ़ोर्स, बाहर की बाजू लग रहा है फ़ोर्स यू डबल एल, तो अंदर जो होगा वो सिग्मा जो बनेगा वो टेंसाइल बनेगा, टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेस।
ये जो पुल फ़ोर्स है उसको टेंसाइल फ़ोर्स भी बोल सकते हो। और अगर एक मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लूँ, वही रबर है और आप उसको दबा दो, कंप्रेस कर दो, मतलब कि बा दोनों साइड आप लगाओ पुश, यहाँ पर भी लगाया पुश, यहाँ पर भी लगाया पुश, यहाँ पर भी पुश, 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 पुश। ये पी को थोड़ा अच्छा कर दूँ मैं? ठीक है, आपकी फ़रमाइश है तो कर देता हूँ पी। तो क्या होगा? तो क्या होगा? बोलो। अरे जय माता जी नहीं बोलना है। ये तो यहाँ पर थोड़ा रबड़ होगा और डबड़ थोड़ा दब जाएगा। तो रबड़ दब जाएगा तो क्या करें? न्यूटन भाई ने बोला है कि इसका ऑपोज़िट फ़ोर्स लगेगा, मतलब कि रबर इसका ऑपोज़ करेगा। यार वैसे भी आप रबर दबाओगे, तो सामने भी तो अपने को फ़ोर्स लगता है इक्वल एंड ऑपोज़िट, तो कौन देता है? वो रबर देता है। तो वही है उसका वही बोलेंगे उसको स्ट्रेस। इसको सिग्मा सी भी लिख सकते हो, इसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। और ऊपर वाला जो केस नंबर 1 बोल देते हैं, इसको बोलेंगे टेंसाइल, उसको सिग्मा टी भी लिख सकते हो। या तो दोनों के लिए सिग्मा सिर्फ सिग्मा यूज़ करो तो भी चलेगा। मेरे ख्याल से स्ट्रेस में आपको अब स्ट्रेस नहीं रहा होगा। ये टॉपिक हम दोबारा भी रिपीट करेंगे, आप टेंशन मत लेना। इफ द बॉडी इज स्ट्रेच बाय टू इक्वल फोर्सेस अप्लाइड नॉर्मल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो तो हमने बताया। द रिस्टोरिंग फोर्स मतलब कि जो वापस लाएगा उसको खुद की जगह पर, खुद के पुराने शेप में, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। वही होगा, आप दोनों को क्या है कि बाहर खींचोगे तो टेंशन हो जाएगा, अंदर दबाओगे तो कंप्रेशन हो जाएगा। सो कंप्रेशन क्या है? इफ द बॉडी इज कंप्रेस्ड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, द रिस्टोरिंग फोर्स फॉर यूनिट एरिया। देखो यहाँ पर स्ट्रेस क्या है? या तो आप रेजिस्टिंग स्ट्रेस बोल सकते हो, रेजिस्टिंग फोर्स बोल सकते हो, या तो रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हो। मतलब कि खुद को वापस करने की चाह है यहाँ पर, वही है। तो उसको बोलेंगे रिस्टोरिंग। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको जेईई नीट में एक क्वेश्चन थोड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा तो फेवरेट सा क्वेश्चन है, जेईई नीट में काफी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो आप हम जो डेली रबर यूज करते हैं ना, इलास्टिक, मतलब क्या, रबर की रिंग ले लो, आप जो बालों में लगाते हैं रबर के रिंग ले लो। ठीक है, रबर की रिंग ले लो आप, और वैसी रिंग आपने बनाई है स्टील की। समझिए, क्वेश्चन आया समझ में? या मैं कलर चेंज कर दूं? कलर चेंज कर दे, रबर है लाल पीला कोई भी कलर का होता है, स्टील का तो एक ही कलर होता है। ये है रबर। ठीक है, और ये है स्टील। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है नीट जेडबल में कि इसमें इलास्टिक कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है। अब हम बचपन से सीखते आए थे इलास्टिक, वो रबर होता है ना यार, अंडरवियर में लगता है ना वो वाला इलास्टिक, उसको क्या है कि हम खींचेंगे तो क्या होगा? वो लंबा होगा। लंबा खींचता ही जाता है ना अगर रबर को। यहाँ पर जो रेड कलर का जो है रबर है, उसको मैं खींच कर मैं इतना लंबा भी तो कर सकता हूँ। इलास्टिक का क्या हुआ? ये तो लंबा हुआ, और लेकिन स्टील को मैं खींचूँगा तो यार कितना लंबा हो गया यार, बहुत यार, इतनी ताकत तो कहाँ होती है हमें, बहुत ही ताकत लगेगी। थोड़ा यार इतना आप लो, इतना हो गया, चलो मैक्सिमम इतना कर पाए। मतलब कि स्टील कितना हुआ? अब कम खींचा, और रबर क्या हुआ? ज़्यादा खींचा, और वहीं से हम क्या कंक्लूज़न करते हैं? वहीं से 99% स्टूडेंट गलत आंसर जवाब लेते हैं, बोलते हैं कि रबर ज़्यादा इलास्टिक है, स्टील कम इलास्टिक है। ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन सी इलास्टिसिटी सिग्मा उसको बोलते हैं, इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी सिग्मा है। सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, मतलब कितना फोर्स पर यूनिट एरिया लगाओगे उसकी कैपेसिटी नापने के लिए, उसी का तो है। तो क्या लिखा है? इन डेली लाइफ वी फील दैट अ मटेरियल विच स्ट्रेचेस मोर इज मोर इलास्टिक। रबर ज़्यादा इलास्टिक है, ऐसा सोचते हैं हम, लेकिन वो मिसलीडिंग है यार, वो
नहीं है सही। मैकेनिकल प्रॉपर्टी या तो आप इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी या तो मटेरियल प्रॉपर्टी का थियरी देखो तो उसमें वो नहीं है। इन फैक्ट मटेरियल व्हिच स्ट्रेस टू लेसर एक्सटेंट फॉर अ गिवन लोड, यहाँ पर देखो बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। कम स्ट्रेस जो होता है वो मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक होता है, वही ज़्यादा इलास्टिक होता है। यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आता है तो थोड़ा एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एनिमेशन देख लो उसके बाद फिर से मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर जो दिख रहा है ना व्हाइट कलर का पहला, वो है रबर की स्ट्रिंग है। डायामीटर सरखा है और बगल में जो दिख रहा है वो स्टील की स्ट्रिंग है। दोनों का डायामीटर में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसका डायामीटर वही है, इसका डायामीटर भी वही है और लेंथ वही है। लेंथ में भी कुछ भी फ़र्क नहीं है। अब दोनों को हमने फ़ोर्स लगाया, दोनों को फ़ोर्स लगाया तो क्या हुआ? रबर जो है वो ज़्यादा खींचेगा, रबर जो है वो ज़्यादा खींचेगा, वो तो हमें बट ऑब्वियस पता ही चला है, रबर क्या है ज़्यादा खींचेगा, लेकिन जो स्टील वाला जो पार्ट है वो कम खींचेगा, रबर ज़्यादा खींचेगा, स्टील कम खींचेगा। तो यहाँ पर जो मेजर जो है ना वो रेजिस्टेंस का मेजर है। मेजर कौन-सा देखना है? स्ट्रेस हमें बताता है वो कितना रेजिस्ट करता है आपका फ़ोर्स, उसके हिसाब से ही उसकी कैपेसिटी मतलब इलास्टिसिटी नापी जाती है। कैसे? आपको बताता हूँ, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर रबर जो है रबर, यहाँ पर रबर उसको लटका देता हूँ और यहाँ पर मैं उसको नीचे उसके नीचे मैं यहाँ पर 10 किलोग्राम वेट लटका देता हूँ, तो क्या होगा? मेरा रबर जो है वो बेचारा बब्बर हो जाएगा और उसको टूट जाएगा, रबर ब्रेक हो जाएगा। समझे? रबर तो टूट जाएगा बेचारा, लेकिन वही डायामीटर एरिया वही लिया है मेरा स्टील का, यहाँ पर स्टील का वायर है और यहाँ पर मैं उसको 10 किलो लूँगा, लगा दूँगा, तो क्या ये मेरा स्टील टूटेगा? बिल्कुल नहीं टूटेगा। अरे मैं 100 किलो लगा दूँ फिर भी नहीं टूटेगा। मतलब देखो ये इलास्टिक प्रॉपर्टी है ना, वो उसकी कैपेसिटी बताता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर ये जो इलास्टिक जो है पार्ट, मोर इलास्टिक मतलब उसका इलास्टिक कैपेसिटी मतलब उसकी वेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है। अब समझो इस बात को वरना फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। समझे? तो वो वाला ही है कॉन्सेप्ट। तभी जो है स्टील है इट इज़ मोर इलास्टिक। इलास्टिसिटी का मतलब है उसका स्ट्रेचिंग कैपेसिटी का नहीं है बात पाया। तो फिर आगे बढ़े? अब आगे का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं थोड़े एग्जाम्पल सॉल्व करके। तो क्या लिखा है? स्टेटमेंट 1 लिखा है व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल मतलब स्ट्रेचिंग खींचा हुआ है स्ट्रेचिंग स्ट्रेस द रिस्टोरिंग फोर्सेस आर कोज्ड बाय इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन। ये तो हमने पहले भी देखा है। और क्या लिखा है? स्टेटमेंट नंबर 2 restoring force is called into play in an elastic material by an inherent property of the material मतलब कि अंदर की जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर लिखा है रिस्टोरिंग फोर्स इज कॉल्ड इनटू प्ले इन एन इलास्टिक मटेरियल बाय इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल मतलब ये मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है। ठीक है, खुद की प्रॉपर्टी है, सही है, ये वाला पार्ट सही है। एंड नॉट ड्यू टू इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन। यार ये तो क्या हुआ? अभी तो हमने सीखा था यार इंटर अट्रैक्शन वाला बात, लेकिन यहाँ पर क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? यार नीचे रबर जो स्ट्रिंग है ना उसका वीडियो पकड़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखो रबर का स्ट्रिंग है, यहाँ पर रबड़ पड़ा है रबड़। चलो यहाँ पर 2 पॉइंट पकड़, 1 पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट उसका यहाँ पर है। 2 पॉइंट है, ठीक है? रबड़ का 2 पॉइंट यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर है, एक दूसरा यहाँ पर है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स हम मान लेते हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स, दोनों के क्या है कि उसकी जगह है वहाँ पर रखनी है और दोनों का अट्रैक्शन है। अब क्या है कि उसके ऊपर फ़ोर्स लगा तो देखो मॉलिक्यूल तो ऊपर वाला था वो नीचे थोड़ा आ गया, यहाँ पर आ गया और ये वाला दोनों यहाँ पर आ गया। अब क्या करेगा?
मॉलिक्यूल से वो अपने आप दोनों खींचेंगे और उसको जो पुरानी जगह थी, वो पुरानी जगह पर वापस जाना है। मतलब कि इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है वहाँ पर। इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है, बिल्कुल है वहाँ पर। तो क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है कि व्हेन द मटेरियल इज सब्जेक्ट टू टेंसाइल स्ट्रेस, रिस्टोरिंग फोर्स आर कॉज्ड बाय इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है। दोबारा एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा बनाते हैं। ये अब तो हमने रबड़ लिया था ना, रबड़ बनाते हैं। रबर, इरेज़र बनाते हैं, इरेज़र आपने जो रखा लिया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो इसको मैं इरेज़र को यहाँ से पहले तो ऐसे नॉर्मल कंडीशन में है, तो करोड़ों मॉलिक्यूल्स में से हम 2 मॉलिक्यूलर पकड़ते हैं, दोनों यहाँ पर है, ठीक है? अब मैंने उसको फ़ोर्स दिया है F, तो क्या हुआ उसका थोड़ा लेंथ बढ़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा लंबा हो जाएगा इरेज़र, तो शायद मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ गए। अब क्या हुआ कि देखो सारे मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड है अपने आप और रिजल्टेंट फोर्स मतलब कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है कि अपना खुद का जो पोजीशन है वहां पर वापस जाएंगे। तो कौन सपोर्ट करेगा? वो दूसरा मॉलिक्यूल है उसको भी वापस जाना है, दोनों सब अपने आप खींचेंगे दोनों। मतलब कि सबका अट्रैक्शन होगा। तो सभी मॉलिक्यूल से तो एटम से वो अट्रैक्शन हो गए और अपने आप सब खींचेंगे। तो वापस आएगा वही तो है, वही तो है। क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस। तो मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है। बट स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या लिखा है यार? रिस्टोरिंग फोर्स इज कोल्ड अप टू प्ले इन एन इलास्टिक मटेरियल बाय इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है लेकिन क्या है? एंड नॉट ड्यू टू इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन। तो ये तो बात गलत है। देखो ये है कि इसके लिए नॉट वहां से निकालना पड़ेगा, यहाँ पर नॉट है वो नहीं चलेगा। मतलब कि स्टेटमेंट नंबर 2 है रॉन्ग है, स्टेटमेंट नंबर 1 है करेक्ट है। अब क्या ऑप्शन पूछे? स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, यस, स्टेटमेंट 2 नहीं है ट्रू। स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 नहीं है ट्रू। स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, यस। तो लास्ट वाला तो देखना ही नहीं है। फिर से एक बार कहता हूँ इन्हेरेंट प्रॉपर्टी है लेकिन उसका कुछ रीज़न भी तो होता है। तो करेक्ट आंसर है सी, हमारा आंसर है सी। देखो यहाँ पर नीचे नॉट लिख कर आइए, मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। व्हेन द मटेरियल इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी स्ट्रेस। देखो कुछ भी स्ट्रेस नहीं लगा है मटेरियल पर, तो क्या हुआ? वो उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। सो इट्स एटम्स आर इन देयर नॉर्मल मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में। एटम खुद की जगह फिक्स कर चुके हैं, मैं यहाँ पर ही रहूँगा, मुझे कोई चेंज नहीं कर सकता। सो व्हेन टेंसाइल स्ट्रेस इज एप्लाइड मतलब कि उसके ऊपर फोर्स लगाया, उसको खींचा, तो उसमें क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस जो जगह थी वो जगह बदल गई। अब वो मॉलिक्यूल्स से उसको आपके घर वापस जाना है तो वो फिर वापस सामने फोर्स लगाएगा। तो सभी मॉलिक्यूल्स मिलकर सामने फोर्स लगाएँगे, वही है उसका अट्रैक्शन। वही अट्रैक्शन फोर्स और उसी के कारण उसका स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। सो व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज एप्लाइड ऑन अ बॉडी, इट रिएक्ट्स टू द एप्लाइड फोर्स बाय डेवलपिंग रिएक्शन। कहाँ है रिएक्शन? किसने बोला है? न्यूटन बाबा ने बोला है। सो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एप्लाइड फोर्स। पता है यार हमें। चलिए यार एग्जांपल नंबर 2 करते हो, पता चल गया ये वाला। कंप्रेसिव स्ट्रेस का आया मामला। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है? अभी हमने स्प्रिंग जो ली थी या तो रबड़। रबड़ को दोनों साइड अगर हम पुश करते हैं, तो क्या होता है? उसका एरिया मतलब का लेंथ थोड़ी कम होगी। यहाँ पर इतना बन गया, अब यहाँ पर इतनी साइज़ का बन गया, कंप्रेस हुआ, यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो अंदर वाला तो विरोध करेगा, ये अंदर बैठे इतना दबाओगे तो नहीं चलेगा, तो ऑपोज़िट लगाएगा यहाँ से फ़ोर्स। मतलब का रिस्टोरिंग फ़ोर्स हुआ, उसको बोलेंगे सिग्मा। और अच्छा लिखना है तो सिग्मा सी भी लिख सकते हो, उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस तो पता चल गया होगा आपको, तो क्या लिखा है? स्टेटमेंट 1, व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू compressional stress, the restoring force are caused by interatomic repulsion। रिपल्सन मतलब उसको वापस जाना है, रिपल्सन का मतलब वही होता है उसको खुद की जगह पर वापस जाना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने बनाया था, उसको फिर कंप्रेशन लगाया, यहाँ पर कंप्रेशन लगाया,
इनिशियल एटम चलो यहाँ पर मान लेते हैं 2 एटम है, काफ़ी है करोड़ों एटम है उसमें से 2 पकड़ के लाए हम। और फिर कंप्रेशन के बाद ये थोड़ा छोटा हो गया, मामू छोटू हो गया तो एटम यहाँ पर आ गए, तो एटम को क्या है उसको वापस जाना है अपनी जगह पर। तो सारे एटम्स मिलकर फ़ोर्स लगाएँगे, यहाँ पर रेज़िस्ट करेंगे सिग्मा सी। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है कि एटॉमिक रिपल्सन से ही वो कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट होता है। अब स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? एटम्स ऑफ मटेरियल नेवर रिपेल। मतलब कि वो कंप्रेस हो गए तो वापस नहीं जाएँगे, ऐसा बता रहे हैं। अरे क्यों नहीं जाएँगे यार, अपने खुद की जगह पर जाएँगे, जो घर छोड़ के थोड़े जाएँगे। तो मतलब स्टेटमेंट 2 है वो तो गलत है। तो फिर हम ये तो हटा देते हैं ड्राइंग। क्या लिखा है स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, यस। स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। अरे यार गलत है वो, ट्रू सही नहीं है। ओह! 2 आ गया, 1 ट्रू, सेकंड नहीं है ट्रू। स्टेटमेंट 1 ट्रू, सेकंड फॉल्स। यस, 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 यस। सो आंसर नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हुआ है। आंसर नंबर सी करेक्ट है। तो चॉइस इज़ सी। देखो इंटर जो लिखा है ना एटॉमिक रेपल वही है इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन भी वही है, उसका ही रीज़न है। So when the material is not subjected to any stress, atoms are normal condition। अगर उसको आप थोड़ा हिलाओगे, अंदर या कंप्रेस करोगे या टेंसल करोगे, वो अपनी जगह से हिल गया तो अपनी जगह पर वापस जाने का बिल्कुल कोशिश करेगा। So when the material is subjected to compression stress, cause interatomic force is repulsive, which cause restoring force। कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों रिस्टोरिंग फोर्स है, ऐसा आप समझ लो। अब जाते हैं टेंसाइल स्ट्रेस और एग्जाम्पल लेते हैं। यार एग्जाम्पल की तो बात ही हम करेंगे। एग्जाम्पल क्या कहता है? 4 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर है, तांबे का वायर है। यहाँ पर वायर बना लेते हैं। यहाँ पर देखो एक आ गया वायर, आ गया वायर, आ गया छोटा सा लंबा सा वायर आ गया यहाँ पर। ये देखो कॉपर का वायर है। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कि ये वाला जो दिख रहा है ना बीच में, बीच पर राउंड शेप जो दिख रहा है, वो उसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोल देंगे। अगर काट लेते हैं वायर को, काट लो बस बीच में से काट दो आप वायर को, तो कैसा शेप रहेगा? राउंड शेप आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो पहला आइडिया, पहला जो साइज़ दिया है वो दिया है, एल दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। फिर दिया है वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, ये बड़ा नहीं हो गया? वही है वायर तो वही है, यहाँ पर दिया हुआ है। एरिया पूरा दिया हुआ है, एरिया ये जो सेक्शन एरिया है ना वो दिया हुआ है। एरिया 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओहो हो! देखो 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यार उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पहले ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। सेंटी मतलब क्या होता है? सेंटी मतलब पागल नहीं, सेंटी का मतलब होता है 100वां पोर्शन, 100th पार्ट, मीटर का 100वां पार्ट। तो अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मुझे 100 से उसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि डिवाइड करना पड़ेगा 6 6 तो ही मीटर में हो जाएगा। देखो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू जब होती है तो मल्टीप्लाई करना है, छोटी वैल्यू से बड़ी होती है तो डिवाइड करना है। खास याद रखना, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट होता है तो डिवीज़न होता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू होती है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। समझ में आ गया बबुआ? तो देखो यहाँ पर तो है 1.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर मुझे मीटर का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। देखो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा वहाँ पर, तो पागलपंती नहीं करनी है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? ऊपर चढ़ते यहाँ पर दिया है एरिया दिया है, फिर दिया है यहाँ पर देखो एरिया दिया है, फिर यहाँ पर दिया है लेंथ दिया हुआ है। अरे यार एरिया तो ये वाला नहीं है, ये वाला एरिया है, ये वाला ये तो लेंथ है, यस लेंथ। इज स्ट्रेच बाय अ फोर्स मतलब कि फोर्स लगाया यार उसको यहाँ से दोनों तरह से खींचा। यार बाहर का एरो बताओ, खींचा है तो यहाँ से खींचा, यहाँ से खींचा और फोर्स लगाया है 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 न्यूटन। इतना फोर्स लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेस विल बी, स्ट्रेस कितनी होगी वो दिखानी है, स्ट्रेस कितनी होगी वो दिखानी है, मटेरियल पर कितना स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस हमें पता है, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस मतलब इट इज रेजिस्टेंस।
बाहर लगाए तो स्ट्रेस अंदर की तरफ लगेगी। इट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, सिग्मा बोल दो इसको। क्या है? इट इज़ अ रिपल्सिव, मतलब वहाँ पर वो रिटर्न जाने की पोज़ीशन करेगा। रिएक्टिव फ़ोर्स भी बोल दो इसको, रिएक्टिव फ़ोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर क्या दिया गया है हमने लिख लिया है पहले ही, फिर भी आपको रिपीट कर देते हैं। एरिया दिया है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? उसको कन्वर्ट कर दिया। एफ दिया है 4.8 10 पावर 3 और यहाँ पर एल भी दिया गया है 4 मीटर, 4 मीटर, ठीक है? सिग्मा इज़ इक्वल टू फ़ोर्स बाय एरिया। देखो यहाँ पर लेंथ एडिशनल दिया गया है, लेंथ की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी दिए गए हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़ करने के लिए देते हैं लोग, और कुछ नहीं होता है। सिग्मा इज़ इक्वल टू फ़ोर्स बाय एरिया, फ़ोर्स है हमारे पास, बिल्कुल है। एफ इज़ इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 एंड क्या है नीचे एरिया 1.2। अब देखो 12 मल्टीप्लाई 12 2 24 12 3 36 12 चौक 48 ओहो 4 10 माइनस 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस 4 इक्वल आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 है क्या हमारे पास? है क्या हमारे पास? आंसर नंबर सी है वो है सही जवाब। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से सिंपल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो खुश रहिए, लेकिन डिफ़िकल्ट भी आते हैं, तो इतना भी खुश नहीं होना है। अब एग्जांपल नंबर 2 में लिखा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द स्ट्रेस। डायमेंशंस क्या फिर से आ गई? अरे यार, वो चैप्टर नंबर 2 में किया था ना मैं डायमेंशंस। चैप्टर नंबर 2 में किया था डायमेंशंस। अगर आपको कन्फ्यूजन हो डायमेंशंस में, तो चैप्टर नंबर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, वहां पर देख लीजिए, हमने डायमेंशंस एनालिसिस किया हुआ है। डायमेंशन एनालिसिस मतलब कि जो भी उसका यूनिट्स है उसको एम एल टी। देखो वैसे तो 7 डायमेंशंस है, लेकिन ये 3 ही यूज होते हैं। अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? सिग्मा है। सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया है। फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर का तो पता ही है हमें। मीटर स्क्वायर का होता है एल पावर 2 हो जाएगा, इसका 0 0। लेकिन न्यूटन का क्या होता है? न्यूटन मतलब सी फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास का होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन के क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक यहाँ पर मीटर 1 बाय मीटर स्क्वायर तो ऑलरेडी था ही। 1 मीटर निकल गया, तो क्या बचा? देखो नीचे आ गया है न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर किलोग्राम, मीटर बाय सेकंड स्क्वायर 1 बाय मीटर स्क्वायर। तो मीटर मीटर एक कैंसिल हो गया, तो किलोग्राम 1 बाय सेकंड स्क्वायर 1 बाय मीटर। तो यहाँ पर मुझे अगर लिखना है एम, एम मतलब मास दिखा था किलोग्राम वाला, तो एम ऊपर है देखो पावर 1। फिर आ जाएगा टी, मतलब वो दिखाता है लेंथ, तो मीटर है 1 बाय मीटर है, मतलब 1 बाय यहाँ पर माइनस 1 आ जाएगा। टी नहीं, यहाँ पर एल लिखो सर, एल ठीक है। चलो यार, एल लेंथ का होता है, टी मतलब होता है उसके बाद का हो गया टी टाइम। 1 बाय एस स्क्वायर, तो उसका क्या आएगा यार? -2 लिख दो। तो आंसर आ गया एम पावर 1, एल पावर -1, टी पावर -2। डायमेंशंस आर पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, डेफिनेशन आपको याद ही होगी उसकी, हमने की थी बार-बार। अब हम पहुंचे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। अ वायर ब्रेक्स व्हेन सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस एस। देखो स्ट्रेस क्या है हमारे पास? हमने सर अपने सिखाया था स्ट्रेस तो सिग्मा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसकी एक वैल्यू दी हुई है कि अगर हमें सिग्मा स्ट्रेस है, यहाँ पर देखो वायर है, हमारा वायर है, इसको वायर बना लेते हैं। यहाँ पर देखो वायर है, इसके ऊपर मैं फोर्स कुछ देता हूँ, तो फोर्स तो सिग्मा क्या है? फोर्स बाय एरिया, ठीक है। मैं इतना फोर्स देता हूँ इसको कि वायर टूट जाता है। तो एस जो है वो वाली लिमिट है, सिग्मा इज इक्वल टू एस। मतलब कि अगर मैं एस का तक मैं उसको सिग्मा देता हूँ, तो वायर वहां से टूट जाता है। लिखा है ना वायर ब्रेक्स। तो ये वायर जो यहाँ से ब्रेक हो गया, टूट गया, उसके लिए उसका एक्ट, ठीक है, यहाँ पर लिखा है। और उसके बाद क्या है? इफ, ये तो रो है ना, रो डेंसिटी के लिए यूज होता है। डेंसिटी, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम।
So if rho is density of material of wire and g the acceleration due to gravity हमें पता ही है, then the length of wire so that it breaks itself by its own weight। ओहो हो, क्या लिखा है कि वायर यहाँ पर लटका हुआ है, सीधा वायर लटका हुआ है, थोड़ा कलर बता दे। वायर को यहाँ से ऊपर से लटका दिया है, ठीक है, और क्या है, उसका इतना वेट है कि वायर अपने आप टूट जाता है। मतलब कि सिग्मा इसका जो है वो एस वैल्यू होगी उसका फ़ोर्स बाय एरिया कितना होगा तो अपने आप टूट जाए, ठीक है? तो यहाँ पर लेंथ कितनी वायर की लगनी है कि यहाँ पर वो अपने आप ही तोड़ दे, अपने आप ही तोड़ दे। बढ़िया है यार सवाल, मज़ा आया। स्ट्रेस इज़ इक्वल टू सिग्मा मतलब कि ये मैक्सिमम लिमिट है जब वायर टूट जाएगा तो सिग्मा इज़ इक्वल टू एस दिया हुआ है ऊपर इसलिए हम एस ले रहे हैं। सिग्मा इज़ इक्वल टू एस इज़ इक्वल टू एफ बाय ए। देखो यार मास होता है इसका जितना भी मास हो, मतलब कि मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी कर दो तो उसका डाउनवर्ड फ़ोर्स आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल आ जाएगा। तो फ़ोर्स को सामने में लिख सकता हूँ मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो मास है, जिसका मास है, इसका मास है, मुझे इसका मास निकालना है तो कैसे निकालूँगा? देखो मास अगर मैं इस पूरे रोड है उसका मास निकालूँगा, तो मुझे पता है उसका डेंसिटी पता है, अगर उसका वॉल्यूम उसके साथ जोड़ दूँ, तो मास मिल जाएगा मुझे। मास इज़ इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। क्योंकि डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वही है ना? हाँ, वही है। हाँ, तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो यहाँ पर क्या है? राउंड शेप या तो कोई भी शेप वायर का नहीं दिया है तो उसका मैं एरिया ए एज़्यूम कर लेता हूँ और उसकी एल है लेंथ, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वी का वॉल्यूम हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। मतलब मास इज़ इक्वल टू रो ए एल। ये तो हमने बहुत बार किया है। तो मास की वैल्यू रख दो यार एम इज़ इक्वल टू ठीक है, यहाँ पर रख दो रो वी जी। तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू वॉल्यूम कम कर पप्पा जग जाएगा। अरे यार वो नहीं सॉन्ग गाना है। वीएएल यहाँ पर देखो ए कैंसल हो गया, थोड़ा कलर में बदल देता हूँ आपको मज़ा आएगा। ए को निकाल दो, काट दो तो क्या बचा रो एल जी। अब क्या चाहिए हमें यहाँ पर एल चाहिए। तो एल साइड में ले लो, एल इज़ इक्वल टू एस बाय रो जी। ओ हो मिल गया हमें आंसर मिल गया। हमको आंसर मिल गया। हे 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 डी। अरे नया क्वेश्चन जेईई से डायरेक्ट पकड़ के लाए हैं हम क्वेश्चन। जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन आ गया है। द इलास्टिक लिमिट ऑफ ब्रास। ब्रास मतलब एक मेटल का नाम है। अगर पहले नहीं सुना है तो आप बोल देता हूँ मैं, ब्रास मतलब एक मेटल का नाम है। द इलास्टिक लिमिट ऑफ ब्रास देखो यहाँ पर जो 379 मेगा पास्कल दिया है उसको इलास्टिक लिमिट भी बोल सकते हैं क्योंकि इलास्टिक तो है ही ऑलरेडी, हमें पता ही है। उसकी लिमिट मतलब वो स्ट्रेस ही है। इलास्टिक लिमिट हमसे पहले है कि स्ट्रेस का मतलब ही इलास्टिक लिमिट होती है। फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया, वही है इलास्टिक लिमिट। तो इसको सिग्मा भी बोल सकते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 379 मेगा पास्कल। हो यहाँ पर आया मेगा। अरे मेगा क्या है? मेगा नहीं है यार, मेगा है। मेगा मतलब 10 पावर 6 होता है। किलो का क्या होता है? यार किलो मतलब 1000 होता है, 10 पावर 3 होता है। गीगाबाइट में आप तो मेमोरी भी आप गीगाबाइट में काउंट करते हो ना, गीगा का होता है 10 पावर 9। ये सभी चीज़ें याद रखनी है, काफ़ी सारे आते हैं, नैनो भी आते हैं। टाटा नैनो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर है दी इलास्टिक लिमिट ऑफ ब्रास सिग्मा इज़ 379 मेगापास्कल। तो कन्वर्ट कर दिया इसको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 10 पावर 6। पास्कल क्या होता है? पास्कल, अरे रास्कल नहीं बोल रहा हूँ मैं, पास्कल की बात हो रही है। डर्टी माइंड। इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर की डेफिनेशन में हम पढ़ चुके हैं। तो हो गया यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो स्ट्रेस का यूनिट है, बिल्कुल है। व्हाट शुड बी मिनिमम डायमीटर ऑफ ब्रास रोड
इफ इट सपोर्ट्स टू 400 न्यूटन लोड विदाउट एक्सीडिंग इलास्टिक लिमिट। ठीक है यार, ब्रास का यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रोड है, डायमीटर बोला है मतलब उसका शेप सर्कल वाला है, शेप सर्कल वाला है। यहाँ पर देखो लंबा जाने देते हैं और यहाँ पर कोई फ़ोर्स लगा हुआ है, सीधा ही फ़ोर्स लिखते हैं, 400 न्यूटन फ़ोर्स है यहाँ पर। और इसका दिया है सिग्मा दिया हुआ है, रेज़िस्टिंग कैपेसिटी दी हुई है 379 मेगापास्कल। और यहाँ पर देखो रोड जो है ना वो टूटना नहीं चाहिए यार, ये टूटना नहीं चाहिए, तो कितना डायमीटर होना चाहिए? तो यहाँ पर जो सिग्मा दिया हुआ है, हमें पता है वो मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ गिन लो, वो सबसे बड़ी लिमिट है, उससे अगर क्रॉस कर जाओगे, अगर 380 लोगे तो टूटने की पॉसिबिलिटी है। तो गिवन डेटा सिग्मा इज़ इक्वल टू 379 मेगापास्कल, डी हमें ढूँढना है और एफ है 400 न्यूटन। तो हमारे पास है सिग्मा इज़ इक्वल टू एफ बाय ए, 4 से 400 न्यूटन। एरिया हमें ढूँढना है, तो एरिया सामने ले जाते हैं, एरिया इज़ इक्वल टू एफ बाय 6 सिग्मा। तो एफ एरिया, यहाँ पर देखो सिलेंडर है, सर्कल उसका शेप होता है, तो उसका एरिया क्या होता है? बताओ, 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 इसका एरिया क्या होता है? अरे सर पाई आर स्क्वायर, सही है, पेरिफेरी। और उसको मैं पाई बाय 4 डी स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। इसका एरिया जो है सर्कल वाला, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 379 10 पावर 6, सामने चला जाएगा तो हो जाएगा डी स्क्वायर 400 बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई 379 10 पावर 6। सॉल्यूशन करने के बाद आंसर आता है 116 10 पावर माइनस 6। देखो डायमीटर की वैल्यू छोटी होती है तो मिलीमीटर में मेजर करते हैं, तो यहाँ पर 10 पावर माइनस 3 निकल जाएगा। 10 पावर माइनस 3 मीटर बराबर 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर हजारवा भाग हुआ, तो हमारा तो आंसर आ गया। कौन सा आया? अरे यार 1.16 मतलब कि छी, 1.16 मिलीमीटर। ओ हो, आंसर हमारा करेक्ट है। करेक्ट वाह बबुआ। आगे बढ़वा क्या? चलिए, अब यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 7 बाबू। अ स्टील वायर हैविंग रेडियस, तो मतलब के रेडियस दिया हुआ है आर 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर में अगर दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। कितना होता है बोलो? 10 पावर माइनस 3 मीटर। मिलीमीटर हाँ, 1000वां भाग होता है मीटर का, तो 10 पावर माइनस 3 हो गया। कह रहे हैं लोड 4 किलोग्राम, मतलब कि मास है 4 किलोग्राम, इज हैंगिंग फ्रॉम अ सीलिंग। ओहो, बना ड्राइंग बनाते हैं यार, ड्राइंग बना लो जब भी आपको थोड़ा समझ में आ जाए, तो ड्राइंग बना लो। नहीं समझ में आता है तो भी ड्राइंग बनाओ। यहाँ पर सीलिंग में से यहाँ पर देखो मास लटक रहा है, स्टील का रोड लटक रहा है, उसकी रेडियस दी गई है आर और लोड दिया हुआ है 4 किलोग्राम। कितना लोड है नीचे? 4 किलोग्राम का लोड यहाँ पर लटक रहा है। नीचे लोड लटकेला है, वो है 4 किलोग्राम। ठीक है, इसका मास निग्लेक्ट करेंगे, इसका मास नहीं करना है। जब भी नहीं दिया वो मास स्ट्रिंग का, वो स्ट्रिंग का मास नहीं करना है। फ्रॉम द सीलिंग, ठीक है, गिवन दैट ओ जी दिया है 3.1, यहाँ पर जी देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा। यहाँ पर दिया है वो 3.1 पाई, यहाँ पर देखो 10 या तो 9.8 नहीं दिया हुआ है, 3.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर गलती मत करना है वाला। व्हाट विल बी टेंसाइल स्ट्रेस दैट वुड बी डेवलप इन द वायर। अब टेंसाइल पता है, अगर इस वायर को आप खींचोगे तो वायर ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, उसको बोलेंगे टेंसाइल फोर्स पर यूनिट एरिया। वही है। तो टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा ढूंढना है। जेईई 2019 मेन में एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आर इज इक्वल 2 मिलीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। मास दिया है 4 किलोग्राम। जी यहाँ पर 10 नहीं दिया गया है, 3.1 पाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। सिग्मा क्या है? अरे सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अरे यहाँ पर सर फोर्स नहीं दिया है तो क्या करेंगे? अरे बेटा फोर्स नहीं दिया गया है तो उसका मतलब क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। अब वही तो है यार, ऊपर हैंग किया हुआ है इसका,
तो इसका वेट क्या है यार? फ़ोर्स मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी जो खींचेगा पुल वही होगा उसका एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो हो गया सिग्मा इज़ इक्वल टू mg बाय पाई आर स्क्वायर। अब देखो हमारे पास सारी चीज़ें यार वैल्यू रख दो यार, वैल्यू रख दो। यहाँ पर देखो ये वाला कैंसल हो गया। ऊपर बचा 4 मल्टीप्लाई बाय 3.1। नीचे देखो 2 का पावर हो गया 4, 10 का पावर हो गया, 10 का पावर हो गया -6। ये 4-4 कैंसल। 3.1 दिख रहा है कहीं पर? अरे यार 3.1 पीछे का क्यों देखे? 10 पावर 6 ऊपर हो जाएगा। हो गया, आंसर मिल गया यार 3.1। 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको मिल जाते हैं मार्क्स। तो ये चैप्टर की थोड़ा ब्यूटी ऐसे कि थोड़ा ईज़ी क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ईज़ी आएँगे, डिफ़िकल्ट भी आते हैं। पहुँचे हम एग्ज़ाम्पल नंबर 8। क्या लिखा है? One end of a uniform road of mass m and cross-sectional area A is suspended from a rigid support and an equal mass m is suspended from the other end। ओह हो! मज़ा आया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ऊपर की पहले तो ऊपर बना लेते हैं यार। यहाँ से मास को सस्पेंड करना है मतलब कि लटकाना है, यहाँ पर इसको फांसी देनी है। तो यहाँ पर देखो एक रोड है, उसको लटकाया गया है, अभी मारेंगे इस रोड को। तो इसका मास जो है लिखा है, कितना लिखा है? एम। मतलब कि उसका मास जो है एम है, एम किलोग्राम। फिर क्या लिखा है? इसके नीचे एक दूसरा मास लटकाया है, यहाँ पर देखो दूसरा कोई मास लटकाया हुआ है, उसका भी टोटल है एम। ओहो मजा आया। ठीक है, ऊपर का तो स्टेटमेंट समझ में आ गया। फिर क्या लिखा है? द स्ट्रेस एट द मिड पॉइंट ऑफ रोड। ओहो, मतलब देखो यहाँ पर जो लेंथ है, हम ले लेते हैं कलर बदल कर। रोड की लेंथ चलो यहाँ पर एल है, यहाँ पर देखो एल है। तो मिड पॉइंट यहाँ पर मिड लेते हैं, यहाँ पर L/2 जितना ऊपर से होगा, ठीक है? और यहाँ पर कितना स्ट्रेस है, वो चाहिए। अब स्ट्रेस का तो हमें पता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो अब देखो ऑप्शन देखो क्या है, A इज़ इक्वल टू 2mg एरिया, ठीक एरिया लिखा हुआ है तो एरिया में कुछ गड़बड़ नहीं करनी है। 3mg/2a, 3mg/a और 0 भी लिखा हुआ है यार, 0 कैसे होगा यार? लटका है तो 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर एक तो फ़ोर्स लगेगा, ये देखो यहाँ पर एक फ़ोर्स तो लगेगा, एम फ़ोर्स तो लगेगा, वो तो पक्का ही है। ऊपर वाले रोड में अगर मिड पॉइंट पर चाहिए, तो मिड पॉइंट पर ये नीचे का जो उसके नीचे जो आएगा वेट उतना ही लगेगा। अब ऊपर वाला वेट कहाँ उसके ऊपर लग रहा है यार, ऊपर तो लटक रहा है, तो वहाँ पर कहाँ फ़ोर्स वो नीचे की तरफ नहीं खींचेगा। यहाँ तक का वेट जो हाफ होगा ऊपर का, वही होगा मास नीचे के खींचेगा। मतलब कि ऊपर का जो ऑब्जेक्ट है, उसका m/2 मास ही नीचे खींचेगा हाफ पॉइंट पर। तो मिल गया यार, मिल गया। तो नीचे का आ गया m, ऊपर का आएगा m/2 मतलब के 3m/2 मास हो गया। अरे आंसर आ गया यार, फोर्स इज इक्वल टू 3m। यहाँ पर जी लगा दीजिए, आ गया। तो फिर से सीख रिपीट कर लेते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा F/A। अब क्या है, निकाल लो इसको। वेट अटैच एट द मिड पॉइंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सस्पेंडेड मास, जो तो एम है, जो कि तो एम है, एम है मल्टीप्लाई बाय जी कर दो। वेट ऑफ हाफ रोड, क्योंकि आधा ही तो काम लग रहा है, ऊपर का तो नहीं आएगा उसमें, तो m/2 मल्टीप्लाई बाय जी हो गया। तो आंसर आ गया 3mg/2। ऊपर के सिग्मा वाले इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ पर वैल्यू रखनी है। तो हो गया सिग्मा इज़ इक्वल टू 3mg/2। या सिंपलीफाई कर दो, 3mg/2 है, दिख रहा है? ये रहा बी, 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 बी। सो आंसर नंबर बी हमारा है वो करेक्ट। वाह बब्बा! अरे यार, एक लंबू और एक छोटू-सा आदमी आ गया है। अरे क्या बात है! बढ़िया है यार, इसका नाम कुछ रख देते हैं। क्या नाम रखें? इसका नाम रखते हैं मोंटू। मोंटू द मैजिशियन। तो जेईई 2017 मेन वाला क्वेश्चन आ गया है। अच्छा है ये तो। अ मैन ग्रोस इंटू अ जायंट। अरे यार, जायंट वाला कार्टून आपने देखा है?
छोटा-सा पहले होता है, फिर वो बड़ा-सा जायंट हो जाता है, राक्षस हो जाता है, हम उसको बोलते हैं। तो मैन ग्रोस इंटू अ जायंट सच दैट हिज लीनियर डायमेंशंस इंक्रीज। देखो यहाँ पर लीनियर क्या है लिखा हुआ, थोड़ा समझना पड़ेगा। लीनियर डायमेंशंस इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 9। मतलब के सारे डायमेंशन मोंटू के सारे डायमेंशन नहीं बढ़ रहे हैं यार। देखो, अब हम 3D ऑब्जेक्ट पकड़ते हैं, यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट अगर पकड़ते हैं तो 3D ऑब्जेक्ट में कितने होते हैं? 3 डायमेंशन होते हैं। एक देखो हाइट होती है, एक यहाँ पर अब हम ले लेते हैं उसका बेड्थ बेस ले लेते हैं, और इसको लेंथ ले लेते हैं। तो 3 डायमेंशन होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि 3 में से सिर्फ एक लीनियर डायमेंशंस इंक्रीज, मतलब एक ही डायमेंशंस इंक्रीज करेगा, और कितना है? बाय अ फैक्टर ऑफ 9, मतलब कि 9 के फैक्टर से इंक्रीज करेगा। ठीक है? फिर क्या लिखा है? एज्यूमिंग दैट हिज डेंसिटी रिमेन सेम, मतलब कि डेंसिटी वही रहेगा, डेंसिटी में कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर मोंटू, जो छोटा मोंटू है उसकी डेंसिटी यही थी, रो थी। मोटा हो गया तो भी डेंसिटी में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा है। अब मुझे एक यार बताओ बात, अगर यहाँ पर जो डेंसिटी में फ़र्क नहीं हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर उसका जो हो गया है 9 गुना हाइट हो गई है। तो मुझे एक तो क्वेश्चन आंसर ये बताओ कि अगर यहाँ पर ये लंबा हो गया तो क्या इसका मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसका मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? वो मुझे यार थोड़ा कैलकुलेट करके दिखाओ। अगले नीट जेईई में वो क्वेश्चन आ जाए क्या पता? मोंटू को फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखो स्ट्रेस का इक्वेशन क्या है, वो टेंशन वाली नहीं है यार। सिग्मा इज़ इक्वल टू फ़ोर्स बाय एरिया। यहाँ पर फ़ोर्स जो है, ये जो बच्चा है, बच्चा नहीं मैन है, आदमी है, उसका खुद का वेट, मतलब कि डब्ल्यू इज़ इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। पता ही है हमें, पता ही है। देखो, तो अभी जो मोंटू है उसका अगर मास मुझे निकालना है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ मास इज़ इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम? क्या हम बोल सकते हैं उसको? मास इज़ इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम? हाँ, बोल सकते हैं। और वॉल्यूम को क्या बोल सकते हैं? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय VLH बोल दो। ये मोंटू का तो हो गया, जब छोटा था तब। अब जब मोंटू जायंट हो गया है तब उसका क्या है? उसका रो V प्राइम बोल दो उसको, बड़ी वाली रो। देखो BLH 3 में से 1 बढ़ रहा है। कितने टाइम? 9 टाइम, मतलब 9 कर दो इसको। मतलब ये हो गया 9 टाइम, ये तो है मोंटू का, मतलब बड़ा जो मास चेंज हो रहा है वो 9 टाइम पुराने मास का जितना 9 गुना बढ़ रहा है। तो ठीक है यार, सिग्मा इज़ इक्वल टू mg ले लिया। m इज़ इक्वल टू रो v, जो हमने यहाँ पर देखा था वही है रो v, g डिवाइडेड बाय a। ठीक है, a है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये भी कौन सा हमने देखा था। अब देखो उसका लेग जो है, उसका एरिया जो है, चलो लेग को हम एज़्यूम कर लेते हैं। लेग का एज़्यूम ऐसा है, स्क्वायर ले लेते हैं लेग का। ब्रेड्थ एंड डेप्थ ले लेते हैं, और हाइट को h ले लेते हैं। देखो विड्थ और डेप्थ का एरिया बन जाता है, और हाइट है वो L। तो देखो L में इंक्रीज़ हो जाएगा 9 टाइम्स, अगर आपको एरिया में नहीं काउंट करना है तो L में इंक्रीज़ हो जाएगा 9 टाइम्स, तो मतलब कि क्या हो जाएगा? लीनियर डायमेंशन इंक्रीज़ेज़ बाय फैक्टर 9 कंसीडरिंग इंक्रीज़ इन हाइट ओनली, मतलब पैर नहीं फूल रहे हैं उसके, सिर्फ हाइट बढ़ रही है ऐसा मान रहे हैं। तो पैर का एरिया वो तो पुराना था वही, नया में वही रहेगा। सो वॉल्यूम इंक्रीज़ेज़ बाय 9 टाइम्स, हमने पहले भी प्रूव किया, वॉल्यूम इंक्रीज़ेज़ 9 बार इंक्रीज़ हो जाता है वॉल्यूम। तो क्या होगा? जायंट इज़ इक्वल टू 9 रो वीजी, और ये जो है पुराना है, मतलब कि 9 टाइम हो जाएगा। कौन-सा आंसर है? डी, आंसर है डी। देखो यहाँ पर वॉल्यूम का नाम सुनकर स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, इसको 9 को पावर 3 कर लेंगे, या तो पावर 2 कर लेंगे, स्क्वायर नीचे है इसलिए। लेकिन वैसा नहीं है। क्वेश्चन को समझो और उसका आंसर ढूँढो, तभी आपको सही आंसर मिलेगा, बाकी आपको सही आंसर मिलने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आ पहुँचे हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 10 की ओर, और यहाँ से हम 10 मतलब बस।
मतलब कि वीडियो यहाँ से पॉज़ करना है और ये जो है क्वेश्चन उसको खुद से ही सॉल्व करने हैं। अपने आप सॉल्व करने का मज़ा ही कुछ और है। तो क्या लिखा है? अ स्टील वायर ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर डायमीटर दिया है यहाँ पर 2 मिलीमीटर डायमीटर दिया हुआ है 2 मिलीमीटर हैज़ अ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ 4 10 पावर 5 मतलब कि 2 जो है वो ब्रेक कर सकता है। इतना अगर फ़ोर्स लगाता हूँ मैं तो उसको ब्रेक कर सकता है। तो फ़ोर्स हो गया। द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिमिलर स्टील वायर ऑफ डायमीटर 1 मीटर मतलब कि वही अगर मटेरियल का वायर मैं बनाता हूँ, वही मटेरियल, वही साइज़। लेकिन यहाँ पर मैं डायमीटर देता हूँ D2 1 मीटर का 1 मिलीमीटर का बनाता हूँ, तो क्या होगा? उसका कितना ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना होगा? कितना फ़ोर्स दूँगा, तो ब्रेक हो जाएगा। मतलब कि देखो यहाँ पर देखो पहला जो वायर है, वो मोटा-सा वायर है, उसका डायमीटर D1 है 2 मिलीमीटर। वही डायमीटर में वही वायर को मैं छोटा में कर देता हूँ, पतला बनाता हूँ, D2 बराबर 1 लगाता हूँ, तो उसकी जो कैपेसिटी F है, 1 लेते इसको। F2 की कैपेसिटी कितनी होगी वही जानना है। मतलब आधे डायमीटर वाला वायर का कितना कैपेसिटी होगा, जो पुराना जो ओरिजिनल डायमीटर है उसका मतलब 2 मिलीमीटर का कितना है उसके कंपेयर में। ठीक है यार, हमें पता है D1 2 मिलीमीटर उसको मिलीमीटर में मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। F1 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 अब फोर्स सिग्मा फोर्स बाय एरिया देखो दोनों मटेरियल जो है वही इसके क्या लिखा हुआ है मटेरियल मतलब सिग्मा प्रॉपर्टी वही है ऐसा ही बोला है ना दोनों का कि एक ही मटेरियल मतलब उसका सिग्मा वही एक ही होता है तो सिमिलर मटेरियल आर सिमिलर वायर इज सिमिलर द स्ट्रेस मस्ट बी इक्वल फॉर बोथ द साइड सिग्मा 1 सिग्मा 2 तो यहाँ पर आ जाएगा F1 बाय A1 F2 बाय A1 देखो F1 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू F2 बाय A2 अब F1 की वैल्यू पता है लेकिन F2 की नहीं पता है ठीक है एरिया A1 और A2 हमें पता है देखो एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर तो यहाँ पर आ गया पाई बाय 4 D1 स्क्वायर पाई बाय 4 D2 स्क्वायर तो क्या है कि वैल्यू रख दीजिए और आराम से आंसर पा लीजिए यहाँ पर पाई बाय 4 तो मैं पहले उड़ा ही देता हूँ क्या जरूरत है देखो डी स्क्वायर मतलब क्या लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 10 का हो जाएगा माइनस 6 और सामने क्या है 1 पावर 10 पावर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 कैंसल तो सामने आ गया 4 1 इतना तो बहुत ही समझ में आना आना चाहिए आ जाना चाहिए मतलब क्या हुआ F1 इज इक्वल टू 4F2 या तो F2 इज इक्वल टू F1 बाय 4 मतलब कि इसकी जो कैपेसिटी वो F1 से 4 डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो मिल जाएंगी तो F1 की है 4 10 पावर 4 इसका क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 1 10 पावर 6 यहाँ पर आंसर में मिला है सी इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं यार अब देखो क्या है कि सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया ठीक है यार फोर्स यहाँ पर जो है सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया जो है तो मैं क्या लिख सकता हूँ फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा ए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ अब देखो मटेरियल वही है तो मटेरियल में कुछ तो मैं इधर प्रोपोर्शनल एरिया भी लिख सकता हूँ कि मटेरियल तो सिग्मा सेम ही है सिमिलर मटेरियल के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ फोर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया अब एरिया क्या है पाई बाय 4 डी स्क्वायर मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर हो गया यार देखो डी क्या है यहाँ पर डी का रेशियो देखो तो 1 हाफ है नया जो डायमीटर है वो आधा है मतलब यहाँ पर 1/2 स्क्वायर लिख दूँ तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/4 हो गया यार एफ नया जो आएगा वो 1/4 आ जाएगा मतलब कि अगर डायमीटर मेरा 2 मीटर है तो उसकी जो कैपेसिटी है एफ तो उसका मैं आधा कर दूंगा तो उसकी कैपेसिटी आधी नहीं हो जाएगी फोर्थ टाइम हो जाएगी कैपेसिटी आधी नहीं फोर्थ टाइम हो जाएगी और सिमिलर एप्लीकेबल मतलब कि 1 का डायमीटर है अगर मैं उसको 2 कर देता हूँ तो उसकी कैपेसिटी डबल नहीं होगी 4 गुना कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो ये सारी चीजें ही समझने की होती है आंसर सी हमारा सही जवाब मिलेला है
वो यहाँ पर एक ड्राइंग बढ़िया-सा ड्राइंग आया है और उसका क्वेश्चन भी आ गया है। एग्ज़ाम्पल नंबर 11 में लिखा है अ लाइट रोड, रोड मतलब कि बार, मेटल का कोई ऐसा रोड देख लो। अ लाइट रोड ऑफ लेंथ एल, उसकी लेंथ दी गई है एल, इज़ सस्पेंडेड मतलब लटकाया गया है यार, लटकाया गया है उसको और कुछ नहीं है। इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम अ सपोर्ट हॉरिज़ॉन्टली बाय मीन्स ऑफ 2 वर्टिकल वायर्स। अब देखो 2 वर्टिकल वायर पर ऐसे इसको ऐसे लटकाया गया है यार, मैं इसको गिराऊँगा नहीं, ये टूट जाएगा। सो क्या है? अ लाइट रोड of length L is suspended from a support horizontally by means of two vertical wires A and B of equal length shown in figure। देखो फिगर दे दिया आपको, बहुत बढ़िया है। फिगर काफी बार नहीं दी होती तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर देखो वाइट, यहाँ पर रोड लटकाया गया है और नीचे कोई वजन लगाया है। यहाँ पर वेट कुछ वजन लगाया गया है और इस रोड जो है वो वेटलेस है। उसका वेट नहीं दिया है मतलब उसका वेट नहीं काउंट करना है। तो क्या लिखा है द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए, चलो इसका एरिया ले लेते हैं सबसे पहले। इसका एरिया ए ऑफ ए इज हाफ ऑफ बी, मतलब बी से आधा है। मतलब ए ऑफ बी का आधा कर दो, डिवाइड बाय टू कर दो, खत्म हो गया। ए इज हाफ ऑफ बी, मतलब बी एरिया का डिवाइड बाय इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, इससे आधा है। ए बी से आधा है, ए बी से आधा है, हो गया। ए इज हाफ ऑफ बी हो गया, ए इज इक्वल टू ए बी बाई टू। यंग्स मॉड्यूलस, अरे यार यंग मॉड्यूलस तो पढ़ा ही नहीं सर आपने, कोई बात नहीं लिख लो सिर्फ। यंग मॉड्यूलस का होता है वाई, वाई ए इज ट्वाइस ऑफ वाई बी। वाई बी से कितना है? यंग मॉड्यूलस ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ वाई बी, दो वाई बी हो गया, ये तो मिल गया हमें। अब वेट डब्ल्यू इज हैंग, यहाँ पर डब्ल्यू मास हैंग किया है, तो क्या है? यहाँ पर देखो डिस्टेंस, यहाँ पर ए से डिस्टेंस एक्स दिया हुआ है, सो दैट डब्ल्यू प्रोड्यूसेस इक्वल स्ट्रेस इन वायर ए बी। यहाँ पर जो सिग्मा है, यहाँ पर सिग्मा ए आएगा, यहाँ पर भी सिग्मा बी आएगा, मतलब सिग्मा ए सिग्मा बी दोनों में इक्वल लग रहा है, ऐसा है। देखो यहाँ पर देखो वेट लगा है तो मतलब ये नीचे की तरफ पुल करेगा, नीचे के खींचेगा। अगर नीचे खींचेंगे तो अंदर टेंसाइल लगेगा, टेंसाइल का हमें लेना है सिग्मा ए, बताते हैं हम। सही है। अब देखो क्या है डब्ल्यू का, यहाँ पर एक्स कितना है वही लेना है। एक्स का है एल बाई थ्री, एल बाई टू, टू एल बाई थ्री, थ्री एल बाई फोर। हो ठीक है यार, सॉल्व करते हैं। देखो हमने यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी एल 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 बी, उसका कुछ ज़रूरत नहीं है तो ये चलेगा, ठीक है। ए ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए बी बाई टू यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर निकाल दो इसको अब। दूसरा क्या है वाई ए टू वाई बी, ठीक है यार, ये आपको नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, अब समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे, बाद में समझेंगे। और दोनों का स्ट्रेस इक्वल है, सिग्मा ए इज़ इक्वल टू सिग्मा बी, ऐसा बोला है। तो स्ट्रेस इज़ इक्वल टू सिग्मा इज़ इक्वल टू एफ बाई ए हमें पता है। दोनों का इक्वल है, सिग्मा ए इज़ इक्वल टू सिग्मा बी। देखो सिग्मा ए इज़ इक्वल टू सिग्मा बी लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ एफ बाय ए ऑफ ए, एफ बाय बी, ए बी का लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो एफ ए हमें पता नहीं है लेकिन ए बी पता है। ए बी देखो यहाँ पर दिया गया है, ए बी इज़ इक्वल टू टू ए बी, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर गलती नहीं है। ए बी इज़ इक्वल टू ए बी बाय टू, ए ऑफ ए इज़ इक्वल टू ए बी बाय टू, तो ये 2 नीचे था, वो चला गया ऊपर, ऊपर ए बी कैंसल हो गया। तो क्या हुआ 2 एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखो इक्विलिब्रियम कंडीशंस पढ़े होंगे। क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन? अरे यार देखो यहाँ पर अगर कोई बॉडी है उसको वर्टिकल फोर्सेस कुछ भी है, तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। सिमिलर है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी जीरो। और तीसरा जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ मोमेंट, टोटल मोमेंट जो होती है बॉडी की जीरो होती है। अरे यार नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। मोमेंट हमेशा समेशन ऑफ मोमेंट जीरो होती है। तो यहाँ पर देखो अगर मुझे मोमेंट यहाँ पर लेनी है, यहाँ पर देखो सारा इरेज कर देता हूँ मैं, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तो यहाँ पर देखो एक ऊपर जाएगा, यहाँ पर देखो टी ए लगेगा ऊपर, इसको हम सिग्मा ए भी बोल सकते हैं या तो एफ ए भी बोल सकते हैं।
इसका ऊपर लगेगा एफबी बोल दे। इसको मोमेंट देखो ए पॉइंट से मोमेंट ले सकता हूँ, बी पॉइंट से ले सकता हूँ या तो सी पॉइंट से ले सकता हूँ। यहाँ पर देखो वैल्यू हमारे पास डब्ल्यू अननोन है और एफ ए चाहिए तो पहले लेते हैं सी पॉइंट से मोमेंट। सो सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम राइट टेकिंग मोमेंट अबाउट सी यहाँ से मोमेंट अगर सी से लेनी है तो क्या है सी मोमेंट लेना है मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ही करना होता है और कुछ नहीं होता है। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस देखो कितना है एक्स और डायरेक्शन देख लो ये डायरेक्शन है यार क्लॉकवाइज देखो फोर्स मल्टीप्लाई बाय एक्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं इज इक्वल टू डब्ल्यू वही में से पास हो रहा है तो जीरो उसका कुछ नहीं आएगा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो एफ बी ऊपर लग रहा है तो यहाँ पर लग जाएगा इज इक्वल टू एफ बी मल्टीप्लाई बाय देखो डिस्टेंस यहाँ पर जो डिस्टेंस बचा है कितना है टोटल एल माइनस एक्स तो एल माइनस एक्स हो गया अब नीचे देखो एफ ए एक्स लिख लिया हमने एफ बी एल माइनस एक्स वो भी लिख लिया हमने इक्वल टू जीरो होना चाहिए या तो इक्वल दोनों कर दो तो भी चलेगा अब एफ ए एफ बी हमारे पास है एफ ए एफ बी इज इक्वल टू टू एफ ए हाँ तो सही है उसमें क्या है एफ ए एक्स टू एफ एल यहाँ पर बाहर निकल गया यहाँ पर ए बाहर निकल गया तो हो गया माइनस माइनस प्लस यहाँ पर एफ एफ सारे कैंसिल कर दो अब देखो एक्स यहाँ पर है यहाँ पर टू एक्स है मतलब थ्री एक्स माइनस टू एल एक्स मिल गया टू बाई थ्री एक्स मिल गया टू बाई थ्री एल देखो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया होता तो यहाँ पर देखो यंग्स मॉड्यूलस मतलब ये वाई दिया है लेकिन कोई यूज नहीं है ऐसे ये डेटा एक्स्ट्रा डेटा देते रहते हैं कंफ्यूज करने के लिए लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है फिर भी डेटा दिया हुआ है तो आ गया हमारे पास आंसर ए टू एल बाई थ्री ये रहा सी आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हमें मिला है अभी thank you watching for physics doctor you please subscribe to the channel we will complete the full syllabus of NEET JEE and JEE advanced